तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। 16 दिसंबर 2012 को एक ऐसा केस हुआ था जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया था। केस का नाम है निर्भया केस। आप सभी लोग इस केस को जानते ही होंगे, लेकिन आज जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस केस को केरल की अदालत ने बोला कि ये निर्भया केस से भी दुर्लभतम है। साथ ही साथ इस मामले को अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और आरोपी को सजाए मौत की सज़ा दी। अब सीधे आते हैं कहानी पे। केरल के पेरम्बलूर में एक परिवार रहता था। परिवार में माँ बेटी रहती थी। जो लड़की का बाप रहता है वो बचपन में उसको छोड़ के किसी और महिला के साथ चला जाता है, जिसके बाद वो जो लड़की रहती है जिसका नाम था जीसा, वो बचपन में ही डिसाइड करती है कि उसे आगे चल के वकालत की पढ़ाई करनी है और एक वकील अच्छा वकील बनना है। जिसके बाद वो बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद पढ़ाई लिखाई से बचपन से ही वो बहुत अच्छी रहती है। पढ़ाई लिखाई अच्छी होने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करती है। 2-3 साल में ही वकील बनने वाली थी। उसकी माँ दूसरे के घर पे काम करके उन सब का गुजर बसर जो भी था वो चल रहा था। अब तारीख आती है 28 अप्रैल 2016 की। 28 अप्रैल 2016 को करीब 8:30 हो रहे होंगे, रात के 8:30 हो रहे थे। उस टाइम उसकी माँ काम करके जब घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत बुरी हालत में मरी पड़ी है। जिसके बाद उसका रोना पीटना स्टार्ट होता है। उसके बाद वो बाहर आती है, रोना पीटना स्टार्ट करती है। तो गांव के आसपास के जो भी लोग रहते हैं वो लोग आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जितने भी लोग ने उस घटनास्थल पर उस लड़की को देखा, उसकी हालत को देखा, उन सभी के दिल दहल गए थे उस टाइम। उसके बाद उसी में से कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। कब्जा में लेने के बाद पंचायतनामा होता है। फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के लिए ये सब आम केस था। उस टाइम तक तो आम ही लग रहा था, क्योंकि पुलिस का ये रोज़मर्रा का काम रहता है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेना, पंचायतनामा करना, पोस्टमार्टम करना, ये सब उन लोग का रोज़मर्रा का काम है। खैर, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करना था वो करते हैं। उसके बाद वो अपने थाने पहुंच जाते हैं लोग। लेकिन अगले दिन 29 अप्रैल 2016 को जब इस घटना का जीसा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और जितने भी थाने में जब ये रिपोर्ट आती है और आसपास में जितने भी लोग उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख रहे थे वो सब दंग रह जाते हैं। उनको 2012 में हुए निर्भया केस की याद आ जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि लड़की के ऊपर करीब 36 वार किए गए हैं और 36 बार वो भी चाकुओं से गोदा गया है, बुरी तरीके से गोदा गया है। और कोई भी ऐसा शरीर का अंग नहीं जहाँ पे चाकू के निशान ना हो, चाकू मारा ना गया हो, बुरी तरीके से मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस वाले थोड़ी हरकत में आते हैं और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहती है ये मीडिया में भी लीक हो जाती है। और वहाँ की मीडिया, केरल की मीडिया, इस खबर को निर्भया से जोड़कर वहाँ दिखाने लगती है। उसी समय केरल में विधानसभा का इलेक्शन भी था। 16 मई 2016 को इलेक्शन था। ये मामला टूल पकड़ता है। मीडिया सबकी नज़र उस केस पे जाती है। अब जितने भी केरल के आसपास के, जितने भी वहाँ पेरम्बलूर के आसपास के जो भी आला अधिकारी थे, उनकी इस घटना पे नज़र पड़ती है। नज़र पड़ने के बाद वो लोग इस घटना को थोड़ा सलीके से जाँच करना शुरू करते हैं। घटनास्थल पर और क्या क्या चीज़ें मिली थी इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। घटनास्थल पर एक चाकू, वहाँ पे एक शराब की बोतल और जीसा के नाखून में कुछ मांस के लोथड़े और बाल का सैंपल भी मिला था। इन सबको फॉरेंसिक और बाकी चीज़ों के लिए जांच के लिए भेज दिया गया था। जीसा के घर के बगल में एक महिला रहती थी जिसका नाम था श्रीलेखा। वो बताती है कि मैंने करीब 8 बजे के करीब में, 7:30-8 बजे के करीब में एक लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा था। उसने पीली कलर की शर्ट पहन रखी थी और वो लड़का इधर से जा रहा था और मैंने उसका सही से चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन शायद अगर मैं उसको देखूँ तो पहचान सकती हूँ। मतलब वो एक चश्मदीद के तौर पे सामने आई थी। थोड़े दूर पे जब पुलिस एक और आदमी सामने आता है, वो बताता है कि मैंने भी एक और लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा था, करीब 8 बजे के करीब में उसने भी देखा था। वो वहीं पे उसका आम का पेड़ था और उस समय आम का सीज़न था तो वो अपने पेड़ की रखवाली कर रहा था। वो रात में वहीं पर रुकता था। तो उसने बताया कि मैंने इधर से जाते उसको नहर के साइड में जाते हुए देखा था। खैर, जब पुलिस नहर के पास जाती है तो वहाँ पे उसको चप्पल और रास्ते में कुछ चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ें तो घटना से कुछ मैच नहीं खा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ कपड़ा मिलता है लेकिन वो मैच नहीं खा रहा था। खैर, जो चप्पल मिलता है उसको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। उसी दिन एक और शख्स सामने आता है। वो बोलता है कि मैंने उस लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा है
और वो लड़का पीली कलर की टी शर्ट पहन के जा रहा था इधर से। मैं उसका नाम जानता हूँ और वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी कन्नूर निकल चुका है। उसके बाद पुलिस उसका पता लेती है, नाम पता लेती है और उसका पहले तो उसके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन उठाता नहीं है। पुलिस का शक थोड़ा गहरा होता जाता है, वो सोचती है कि पक्का यही आदमी होगा। जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश में कन्नूर पहुंच जाती है। कन्नूर जाने के बाद वो वहाँ पे मिलता है, पुलिस उसको वहाँ से उठाती है और थाने लेके आती है। ये जो तीसरा आदमी था जिसने बताया था कि वो वहाँ पे कन्नूर जा चुका है, वो बताता है कि ये गंजेड़ी टाइप का आदमी है, दारू पीना, गांजा पीना, ये सब इसका काम है, तो शायद यही ऐसा कर सकता है। पुलिस को भी ऐसा ही अंदाज़ा था कि कोई नशे की हालत में इतनी बुरी तरीके से ऐसा काम कर सकता है, बाकी कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा पुलिस का मानना था। खैर उसके बाद पुलिस उसको थाने लाती है। थाने लाने के बाद उसको सफाई से और सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो बोलता है कि मैं वहाँ पे था ही नहीं साहब, मैं तो 2 दिन पहले ही निकल चुका हूँ, ये वो इधर उधर की बातें करता है। लेकिन जब उसका लोकेशन बाकी चीज़ें चेक करते हैं तो उससे मैच खा रहा था कि ये उस दिन वहीं पे था। पुलिस पूछताछ करती रहती है लेकिन ये ऐसा कुछ बताता नहीं है। पुलिस इसका डीएनए सैंपल लेती है और जांच के लिए भेज देती है। 2 दिन बाद ही डीएनए सैंपल का जो भी रिपोर्ट आना था वो आ जाता है। रिपोर्ट निगेटिव आता है। वो जो उसके बाल के सैंपल और वो जो मांस के लूथड़े मिले थे उससे मैच नहीं हो रहा था। बाकी और जीसा के प्राइवेट पार्ट से कुछ स्लाइवा और बाकी चीज़ें भी मिली थी, उससे वो मैच नहीं होता है। खैर इसके बाद इसको छोड़ दिया जाता है। जो ये गंजेड़ी था इसकी माँ रहती है, वो बोलती है कि साहब आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, जो लड़का जीसा के साथ ऐसा किया होगा वो अभी यहाँ पे है ही नहीं, वो यहाँ से बेंगलुरु के लिए निकल चुका है। उसके बाद पुलिस उसके बारे में पूछताछ करती है। आसपास में पता चलता है कि हाँ वो लड़का है और वो लड़कियों के चक्कर में ऐसा कुछ कुछ करता रहता है। उसके बाद पुलिस की टीम बेंगलोर जाती है। बेंगलोर जाने के बाद उस लड़के से मुलाकात करती है, उसको वहाँ से उठाती है। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि साहब मुझे गलत तरीके से एक केस में फंसाया गया था। जो अभी मेरी पत्नी है, मैं उनको बात करने के लिए उनसे गाँव गया था और उनके गांव वालों ने मेरे पे गलत शक किया और मुझे पीटा और फिर बाद में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। खैर उसका भी डीएनए सैंपल लिया जाता है और जांच के लिए भेज दिया जाता है। उसकी भी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट निगेटिव रहती है। अब पुलिस फिर से परेशान कि अब करें तो करें क्या। अब इसके बाद फिर एक तीसरे शख्स का नाम आता है। तीसरा जो शख्स रहता है वो लड़की जो रहती है जीसा, उसके घर के बगल का ही शख्स था। उस शख्स पे शक इसलिए आता है कि जो उसका बड़ा भाई था वो जीसा से प्यार करता था, लेकिन जीसा और उसके परिवार वाले जो उसकी माँ रहती है, इन दोनों को पसंद नहीं था वो लड़का। जिसके बाद इसकी जो जीसा की माँ रहती है उसके लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है, पुलिस कंप्लेंट। पुलिस आती है और इसको उठा के थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद जो भी करना होता है वो वहाँ पे करती है। उसके बाद जब वो घर आता है लड़का, उसके 2-4 दिन बाद ही वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन जो इसका छोटा भाई रहता है वो शायद बदला लेने के लिए जीसा को ऐसा कर दिया हो। जब पुलिस ये बात सुनती है तो जीसा के बगल के लड़के के घर जाती है। घर जाने के बाद वहाँ उसको सेम ब्रांड की एक शराब की बोतल मिलती है। शराब की बोतल के साथ एक पीली कलर की शर्ट भी मिल जाती है। एक और चीज़ बताता हूँ, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो वहाँ पे एक और चीज़ आई थी कि जीसा के कंधे पे बहुत बुरी तरीके से दांत से काटा गया, पूरा दांत का निशान इधर साइड में पड़ा हुआ था। और जो एक्सपर्ट का मानना था कि वो दांत के निशान ऐसे थे कि जिसने भी काटा होगा उसके दांत के बीच गैप रहा होगा, थोड़ा थोड़ा गैप करके दांत रहा होगा। और जब इस घर के अंदर आते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं इस लड़के के दांत में भी गैप है। खैर इसको भी उठाया जाता है। उठाने के बाद इसको थाने ले जाया जाता है। ले जाने के बाद इससे भी पूछताछ होती है। डीएनए का सैंपल पहले ही पुलिस वाले ले चुके थे। लेने के बाद 2-4 दिन अच्छे से कुटाई करते हैं। जब तक डीएनए सैंपल आता है, डीएनए सैंपल तो फिर से मैच नहीं होता है। खैर पुलिस वाले फिर से इसको भी छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने के बाद अब फिर से एक शख्स का नाम आता है। ये जो शख्स था वो जीसा के कॉलेज में बस ड्राइविंग का काम करता था। इसकी एक बहुत बुरी आदत ये थी कि ये जब भी महिलाओं और लड़कियों को देखता था तो उनको देख के थूकता था। थूकने के बाद गलत गलत कमेंट करता था। खैर उसके बाद इस पर शक जब होता है तो पुलिस वाले इसको एक नोटिस भेजते हैं और बोलते हैं कि थाने आ जाओ। जब इसको ये खबर लगती है तो उस टाइम ये बस ड्राइविंग कर रहा था। जो ही इसको खबर लगती है बीच रास्ते में ही बस स्टॉप करता है और वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद बीच रास्ते में बस स्टॉप करके भाग गया था। जब पुलिस को खबर लगती है तो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद उसको पकड़ते हैं और उसको भी थाने लेके आते हैं। थाने लाने के बाद ये तो पहले गिड़गिड़ाना स्टार्ट करता है कि साहब मैंने ये सब नहीं किया, बाकी चीज़ें नहीं की। इसकी भी अच्छे से कुटाई 2 दिन तक होती रहती है। लेकिन इसका भी डीएनए
जीसा की जहाँ पे वो चीज़ें मिली थी उससे मैच नहीं होता है। अब पुलिस वाले करते क्या हैं, उस दांत का जो भी शेप था, डॉक्टरों ने जिस हिसाब से बताया था कि ऐसे ऐसे गैप होगा, उस दांत का फ़ोटो लेते हैं और पूरे गांव के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पे बंटवा देते हैं। वो बंटवाने के बाद एक आदमी थाने पे भागा भागा आता है। वो बोलता है साहब आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, जो हमारे लोकल लीडर हैं, हमारे गाँव के जो लोकल लीडर हैं, उनका बेटा और उनका इस कत्ल में हाथ है, क्योंकि जो हमारे नेताजी हैं उनके दांत की बनावट सेम ऐसे ही है। जब पुलिस वाले ये सोचते हैं तो वो खुद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार पुलिस वाले भी उस नेता से मिल चुके थे। मिलने के बाद उनको भी याद आ जाता है कि हाँ, नेताजी के दांत की बनावट तो ऐसी ही है। ये बातें भी मीडिया में लीक हो जाती हैं। लीक होने के बाद उधर नेताजी भी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस वाले नेताजी को कायदे से उठाते हैं। उठाने के बाद उनका डीएनए सैंपल होता है, डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, सैंपल ले गए, उनका भी डीएनए मैच नहीं होता है। मैच नहीं होने के बाद नेताजी अब उल्टा जो शख्स उन पे केस किया हुआ था बताता है कि नेताजी के दांत ऐसे हैं, उस पर कंप्लेन कर देते हैं। फिर पुलिस उस बंदे को उठाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि नेताजी से मेरी पुरानी दुश्मनी थी, मैं सोचा कि मामला भी गर्म चल रहा है, अभी चुनाव का माहौल भी है, इसी बीच इन नेताजी को फंसा दूँ, जिसकी वजह से इनकी रेपुटेशन थोड़ी ख़राब होगी। खैर पुलिस उसकी अच्छी से 2-4 दिन 10 दिन कुटाई करती है और उसके बाद उसको भी छोड़ देती है। पुलिस जब जीसा के मोबाइल से कॉल हिस्ट्री और बाकी चीज़ें चेक कर रही थी तो एक नंबर उनको मिला था। वो नंबर था एक जीसा के क्लास के टीचर थे, जो म्यूजिक टीचर थे, उनका नंबर था। उनकी कॉल हिस्ट्री में उनका नाम आया हुआ था, जिसके बाद उनको भी पुलिस उठाती है। उठाने के बाद उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन डीएनए सैंपल उनसे ही मैच नहीं होता है। मैच नहीं होने के बाद लोग ये समझते हैं कि पुलिस लापरवाही कर रही है, जिसके बाद जनता वाले मांग करते हैं कि इस केस में नए जांच टीम को बैठाया जाए और नई चीज़ों को बैठाया जाए। सरकार भी जो उस समय की थी वो बोलती है कि जब मेरी सरकार आएगी तो एक नई टीम बैठाई जाएगी और इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होगा। घटना को करीब 50 दिन हो गए थे, चुनाव भी हो गया था, नया सरकार भी आ गई थी। अब एलडीएफ की सरकार आई थी। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि कैसे भी करके इस मर्डर केस को वो सॉल्व करेंगे। जब नई सरकार आती है तो उन्होंने पूरी जांच टीम को बदल दिया। बदलने के बाद एडीजीपी रैंक की एक अधिकारी जिनका नाम बी संध्या था, इनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है। टीम बनने के बाद सबसे पहले ये लोग आसपास में जितनी सीसीटीवी कैमरे, कॉल डिटेल, टावर का डंप डाटा, जितना भी चीज़ें थी सब चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इन चीज़ों में उनको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके बाद बी संध्या के एक मुखबिर के द्वारा एक खबर मिलती है कि एक आदमी है जो यहाँ पे पेरम्बबूर में ही रहता था, लेकिन करीब 50-60 दिन से वो गायब है। 28 अप्रैल की रात में करीब 11 बजे से वो अपने गांव असम निकल चुका है। जब उस शख्स की पहचान होती है तो पता चलता है कि उसका नाम अमीरुल इस्लाम है, जो कि असम का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 22 साल के करीब है। वो पहले यहीं पे पेरम्बबूर में मजदूरी का काम करता था, लेकिन करीब 50-55 दिन से वो गायब है। मतलब घटना वाली दिन की रात से ही वो गायब है। और उसके दोस्त ने बताया, जिसने एक खबर दी थी, कि वो रात में जब आया था तो उसके हाथ पे थोड़े खून लगे हुए थे और वो उस टाइम पीली कमीज पहना हुआ था। मुखबिर से ये खबर मिलने के बाद जो बी संध्या रहती हैं उनकी एक टीम असम के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पे अमीरुल इस्लाम के परिवार वाले मिलते हैं, लेकिन अमीरुल इस्लाम नहीं मिलता है। वो बताते हैं कि वो कांचीपुरम के, तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी काम कर रहा है। उसके बाद पुलिस की एक और टीम वो तमिलनाडु के कांचीपुरम में जाती है। वहाँ पे उसकी फ़ोटो और बाकी चीज़ों को जब दिखाया जाता है तो वहाँ पे अमीरुल इस्लाम मिल जाता है। अमीरुल इस्लाम को अब केरल में यहाँ पे लेके आया जाता है। लाने के बाद इससे पूछताछ होती है और इसके डीएनए जो सैंपल रहते हैं उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। भेजने के बाद जब 4-5 दिन में डीएनए की रिपोर्ट आती है तो डीएनए 100% मैच हो जाता है। मैच होने के बाद अब पुलिस को पुख्ता हो गया था कि आरोपी यही है, जिसके बाद उससे पूछताछ होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया और क्या था। उसके बाद अमीरुल इस्लाम जो रहता है वो घटना को पूरी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों के सामने रखता है। वो बताता है कि पहले मैं यहीं पे काम करता था, केरल में यहीं पे काम करता था, मेहनत मजदूरी करता रहता था, मेरी जीसा पे बहुत पहले से नज़र थी। मैं सोच रहा था कि कब मुझे समय मिले और कब मैं इसे नोचू खसोटूँ। खैर इसको समय मिलता है 28 अप्रैल 2016 को। उस दिन होता यह है कि इसकी माँ काम के लिए बाहर गई हुई थी। करीब शाम के 7 बज रहे होंगे। मैं एक शराब की बोतल लेता हूँ, एक चाकू लेता हूँ और इसके घर में घुसता हूँ।
दरवाज़ा खटखटाता हूँ, जीसा अंदर रहती है। मैं दरवाज़ा खोलने के बाद मैं जीसा को धक्का देता हूँ और दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं अंदर जाता हूँ और इसके साथ पहले इसकी आबरू को लूटता हूँ। लूटने के बाद ये चिल्लाती रहती है, इसी के दुपट्टे से इसके मुंह को बांध देता हूँ। बांधने के बाद बहुत बुरी तरीके से इसको चाकू मारता हूँ, अनगिनत चाकू मारता हूँ ताकि ये बचे ना। जिसके बाद इसकी जब थोड़ी जान बची हुई थी तो ये लास्ट में पानी पानी बोल रही थी। तो मैं जो शराब की बोतल ले गया था उसमें थोड़ी शराब बच गई थी। उसी शराब की बोतल को इसके मुंह के पास लगाता हूँ और वही शराब इसको पिलाने लगता हूँ। थोड़ी देर बाद ही इसका दम टूट जाता है और ये शायद मर जाती है। उसके बाद मैं वहाँ से वहीं चाकू और जो भी शराब की बोतल थी वहीं छोड़ता हूँ और वहाँ से निकलता हूँ। निकलने के बाद मैं उसी नहर के पास जाता हूँ, वहाँ अपने जूते छोड़ देता हूँ। मैं भूल के छोड़ दिया था। मैं अपने जो भी पीली कमीज थी इससे पूरा खून लग गया था। इसको वहीं पे नहर के पास धोता हूँ। धोने के बाद वहाँ से निकलता हूँ। निकलने के बाद अपने रूम पे जाता हूँ, वहाँ पे कमरे पे कुछ सामान लेता हूँ। सामान लेने के बाद मैं डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के अपने गांव असम चल जाता हूँ। असम जाने के बाद मैं गांव में असम में 30 दिन तक रहता हूँ। 30 दिन रहने के बाद वहाँ से मुझे लगता है कि ये सब मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा, पुलिस कभी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। उसके बाद मैं अपने एक पहचान वाले के पास तमिलनाडु के कांचीपुरम में निकल जाता हूँ और वहाँ मैं काम कर रहा था। लेकिन आप लोगों को खबर लग गई और जिसके बाद मैं यहाँ पे हूँ। पुलिस जब ये सारी बातें सुनती है तो वो दंग रह जाती है कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है, कोई इतना नशे में इतना चूर कैसे हो सकता है कि किसी को इतना बुरे तरीके से कैसे मार सकता है। पुलिस इसकी सारी बातें सुनने के बाद इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उसके बाद ये मामला 12 दिसंबर 2017 को वहाँ की लोअर कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट में जाने के बाद जो वहाँ पे जज रहते हैं एन अनिल कुमार, वो इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हैं क्योंकि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चीज़ और थी कि जब लड़की को 36 बार मारे गए थे, 36 बार चाकुओं से गोदा गया था, तो उसकी छोटी आंत जो रहती है वो तक बाहर आ गई थी। इतनी बुरी तरीके से मारा गया था। उसके साथ रेप हुआ था। रेप और मर्डर की पुष्टि होने के बाद जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है और अमरुल इस्लाम को सजाए मौत देती है। अभी ये मामला केरल की हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी 2023 में ही इस मामले की एक बार सुनवाई हुई है और जो वहाँ पे जज हैं उन्होंने बोला है कि अभी हम सजाए मौत की जो सज़ा मिली है लोअर कोर्ट से, इस पे हम थोड़ी सुनवाई करेंगे, उसके बाद हम अपना फैसला सुनाएंगे। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो हुई तो केरल में, लेकिन इससे पूरा देश दहला था। इस केस को निर्भया केस से कंपेयर करके देखा जा रहा था क्योंकि जो इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें आई थी वो निर्भया से कुछ कम नहीं थी। तो ये थी अच्छी कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।